हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ और यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। तो यहाँ पे हम देखेंगे लीगल रूल्स एज टू एक्सेप्टेंस, स्वीकृति संबंधी वैधानिक नियम। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक्सेप्टेंस है इसका मतलब क्या होता है। देखो, जब वो व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है, जैसे ए जो है बी को कहता है कि मैं अपनी कार जो है 50,000 में सेल करना चाहता हूँ। ए है जो जिसने बी के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा है और बी जो है उस कार को 50,000 में खरीदने को तैयार है, तो वो अपनी सहमति व्यक्त करता है। तो इसका मतलब है कि उसने ए ने जो प्रपोजल दिया था, जो प्रस्ताव दिया था, उसकी उसने स्वीकृति दी है। तो वैध जो लीगल जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड एग्रीमेंट है, तो उसके लिए ऑफर का एक्सेप्टेंस में होना ज़रूरी है कि जो हमने प्रस्ताव दिया है उसकी स्वीकृति होनी ज़रूरी है। देखो, स्वीकृति के बाद ही वो ठहराव एग्रीमेंट का या वचन का रूप धारण करता है। जो व्यक्ति प्रपोजल देता है उसको हम वचनदाता कहते हैं और जो व्यक्ति उसको स्वीकृति देता है उसको प्रॉमिसी या वचन ग्रहीता कहते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2B के अनुसार जब वो व्यक्ति जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट कर देता है तो ये कहा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकार हो गया है। सर विलियम एंसन के मुताबिक प्रस्ताव के लिए स्वीकृति वैसी ही है जैसी बारूद की ढेर के लिए जलती हुई माचिस। जैसे जलती हुई दिया स्लाई से जब हम बारूद से भरी रेलगाड़ी, मतलब जब हम उसको जलती हुई दिया स्लाई, जब रेलगाड़ी जिसके अंदर बारूद से भरी हुई है उसके संपर्क में आती है तो विस्फोटक पैदा हो जाती है। तो उसी तरह जब प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो वो ठहराव बन जाता है, तब कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे दो बंदे हैं, एक का नाम है अशोक और दूसरे का नाम है सुमेश। अशोक कहता है सुमेश को कि मैं अपना मकान 50,000 रुपये में तुझे बेचना चाहता हूँ। सुमेश कहता है हाँ ठीक है भाई, मैं तुम्हारा घर 50,000 में खरीदने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे अशोक ने जो है सुमेश को प्रपोजल दिया और सुमेश ने बिना किसी शर्त लगा के जैसा अशोक ने प्रपोजल दिया था उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एक स्वीकृति है। ये जो प्रस्ताव है स्वीकृत हो गया है तो ये ठहराव बन जाता है। अब वो व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है अपनी सहमति व्यक्त करता है तो ये प्रस्ताव की स्वीकृति होती है। धारा 2P के मुताबिक जब प्रस्ताव एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको वादा या समझौता कहा जाता है या ठहराव कहा जाता है या एग्रीमेंट होता है। स्वीकृति तभी व्यक्त हो सकती है जब इसको मौखिक शब्दों से या लिखित रूप से किया जा सकता है। मौखिक होता है बोल के, लिखित होता है जब लिख के। उसी तरह ये इम्प्लाइड भी हो सकती है जब इसे आचरण के द्वारा स्वीकार किया जाता है। जैसे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम जाके बैठते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो इट मीन्स कि हमने उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। तो जो भी चीज़ें मंगवाते हैं उसके पैसे हमें देने पड़ेंगे। तो स्वीकृति का मतलब है जिस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया गया है वो अकेले ही इसे स्वीकार कर सकता है। देखो, स्वीकृति जो होती है, अगर एक स्पेसिफिक बंदे को, एक विशेष बंदे को प्रस्ताव दिया जाता है तो वो अकेला विशेष बंदा ही उसे स्वीकार कर सकता है। लेकिन जब इसे बड़े पैमाने पर दुनिया के सामने पेश किया जाता है, जैसे अखबार में विज्ञापन देकर, तो इस मामले में केवल व्यक्ति या प्रस्ताव की सूचना रखने वाला व्यक्ति ही आगे जाकर प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। अब हम देखते हैं कि जो प्रस्ताव है उसको कौन स्वीकार कर सकता है। देखो, एक जनरल ऑफर होती है, सामान्य प्रस्ताव होता है। जब प्रस्ताव पब्लिकली किया जाता है तो शर्त को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का जो केस था, जिसके अंदर कंपनी ने कहा था कि हमारे स्मोक बॉल जो है आप निर्देशित जो शर्तें रखी गई हैं उसके मुताबिक अगर आप यूज़ करते हो, उसके बावजूद अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो आपको प्राइज़ दिया जाएगा। ये जो ऑफ़र थी पूरी पब्लिक को ऑफ़र की गई थी। तो मिसेस कार्लेल ने
स्मोक बॉल्स यूज़ की जैसा उन्होंने बताया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो वो जो रिवॉर्ड रखा गया था उसको लेने की हकदार है। स्पेसिफिक ऑफर होती है विशिष्ट प्रस्ताव। इसका मतलब होता है जिस वस्तु को, अगर राम को प्रस्ताव दिया गया तो राम ही उसे एक्सेप्ट कर सकता है, श्याम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं बोल्टन बनाम जोन्स, तो ये विशेष स्पेसिफिक ऑफर थी। जैसे डी का फर्म ए के साथ खाता था, लेकिन अब ये जो फर्म है उसको बी ने प्राप्त कर लिया था, बी को सेल हो गया था। तो डी ने पुरानी फर्म ए को प्रस्ताव भेजा, लेकिन इसे बी ने जो है स्वीकार कर लिया और माल डी को भेज दिया। बी ने कीमत के लिए डी पर मुकदमा किया, लेकिन अदालत ने कहा कि यहाँ पे कोई अनुबंध नहीं था, क्योंकि डी ने जो है ए को ऑफर भेजी थी, तो ए ही उसे एक्सेप्ट कर सकता है, उसको बी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पे कोई अनुबंध नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि जो वैलिड एक्सेप्टेंस है, वैध स्वीकृति है, उसके आवश्यक तत्व क्या है। देखो, स्वीकृति जो होती है पूर्ण और बिना शर्त के होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको प्रपोजल मिला उसके अंदर आपने भी अपनी शर्त लगा दी, तो वो वैध स्वीकृति नहीं है, वो सही स्वीकृति नहीं है। तो स्वीकृति पूर्ण और बिना शर्तों के होनी चाहिए। जो स्वीकार करता है उसको प्रस्ताव की शर्तों का पालन, मतलब जो ऑफर दी गई है उसके अंदर अगर कुछ शर्तें हैं तो उसका पालन करना पड़ेगा। ये नहीं कि वो अपनी खुद की शर्तें लगा दी। तो यहाँ पर नेली वर्सेस मैरिट के केस में देखे हैं, एम ने $280 में ज़मीन बेचने की पेशकश दी। एन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। उसने $30 और बाकी की राशि कहा कि मैं किश्तों, मासिक किश्तों में भेजूंगा। तो यहाँ पे देखो, उसने जो प्रपोजल था उसको शर्त के साथ एक्सेप्ट किया, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती। स्वीकृति की सूचना प्रस्तावित को अवश्य दी जानी चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। देखो, अगर आपके पास प्रपोजल आया है, आपने उसको स्वीकार कर लिया है, तो इस बात की सूचना जो है वो वचनदाता को ज़रूर देनी चाहिए। अगर वचनदाता को नहीं दी गई तो यह एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। इसकी सूचना प्रस्तावित को दी जानी चाहिए। यहाँ कोई व्यक्ति प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है लेकिन वह स्वीकृति पत्र पोस्ट करने में विफल रहता है, तो ये सही स्वीकृति, वैध स्वीकृति में वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती। तो यहाँ पे हम देखते हैं पावल वर्सेस ली का। एक स्कूल के प्रबंधक मंडल ने ए को वहाँ का प्रिंसिपल नियुक्त करने का संकल्प लिया, तो प्रधान मंडल के अंदर से एक सदस्य ने ए को इसके बारे में सूचना दे दी, लेकिन बाद में किसी अन्य व्यक्ति को रखा गया, तो ए ने मुकदमा कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, जो आपको बताया ही नहीं गया था तो आप कोई वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। उसी तरह हम देखते हैं फेल्ट हाउस बनाम बिंदले। एफ ने अपने भतीजे को, घोड़े को 30.15 पाउंड में बेचने की पेशकश की। कहा कि अगर मैं, और मतलब भी अगर तूने कोई जवाब नहीं दिया तो घोड़ा मेरा है। लेकिन भतीजे ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने नीलामकर्ता से कहा कि इसे नहीं बेचना, लेकिन नीलामकर्ता गलती से बेच देता है। तो यहाँ पे जो है कि जो बेच दिया गया है वो सही है। वो जो एफ है वो अपने भतीजे से घोड़ा वापस नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ पे उसके भतीजे ने उसको कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी। चाहे वो अपने मन में सोच चुका था कि मैंने अपने चाचा को अंकल को बेचना है, बट ये मेंटल एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस जो है रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर होनी चाहिए। स्वीकृति जो है प्रस्तावित द्वारा दिए गए समय के भीतर की जानी चाहिए। यदि कोई समय वहाँ पे निश्चित नहीं किया गया है तो यहाँ पे रीजनल टाइम के अंदर, रीजनेबल टाइम, उचित समय के भीतर करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं रामगस्टे विक्टोरिया होटल कंपनी वर्सेस मॉन्टिफर। एक व्यक्ति ने जून में कंपनी के शेयरों के लिए आवेदन किया था, लेकिन नवंबर में उसकी अलॉटमेंट हुई, तो वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, क्योंकि ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। और यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है निर्धारित तरीके के अनुसार होनी चाहिए, प्रस्ताविक द्वारा निर्धारित या संकेतिक तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं सुरेंद्र नाथ बनाम केदारनाथ। ए अब बी को अपना घर 1000 में बेचने का प्रस्ताव देता है, तो वो कहता है कि अगर आप इच्छुक हो तो अपना एफ जो है उसको पते पर लिखो। इसके बजाय बी जो होता है वो अपने एजेंट को व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए भेज देता है, तो वो कहता है कि ये मैं नहीं मानूंगा, लेकिन कोर्ट के अंदर चला रहता है। तो कहते हैं यहाँ पे कोई उल्लंघन नहीं हुआ, क्योंकि आपने लिखने को कहा था, तो यहाँ पे वो व्यक्ति पर्सनली आपको मिलने आ गया, तो यहाँ पे कोई जो एक्सेप्टेंस है उसकी जो धारा है उसका कोई उल्लंघन नहीं हुआ, तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस है।
प्रस्ताव के समय स्वीकारकर्ता को प्रस्ताव के बारे में पता होना चाहिए। जैसे लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त है, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति का भतीजा जो है खो जाता है, तो वो अपने नौकर को कहता है कि इसको ढूंढ के लाओ। तो बाद में वो प्राइज़ रख देता है, तो नौकर जो है उसके भतीजे को ढूंढ के ला देता है। बाद में वो इनाम मांगता है, तो कहते हैं कि यहाँ पे उसको उस प्रपोजल के बारे में नहीं पता था, तो इसलिए वो इनाम लेने का हकदार नहीं है। स्वीकृति प्रस्ताव समाप्त होने से पहले या प्रस्ताव को कैंसल रिवोक होने से पहले दी जानी चाहिए। जैसे यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गोपाल चंद्र पद छोड़ने के लिए संभावना, जैसे इस्तीफा दे दिया है। अब देखो, अगर वो इस्तीफा वापस लेना चाहता है तो इस्तीफे की एक्सेप्टेंस से पहले उसको लेना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद वो अपना इस्तीफा वापस नहीं ले सकता। स्वीकृति मौन से निहित नहीं हो सकती। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम द साइलेंस। देखो, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता अगर जिसको हमने प्रस्ताव दिया है अगर वो चुपचाप रहता है, कोई जवाब नहीं देता। यदि प्रस्ताविक मौन रहता है तो कोई अनुबंध नहीं बनता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोयले की पूर्ति के लिए जो समझौता था उसके प्रबंधक को भेजा गया, लेकिन प्रबंधक ने उसे स्वीकृति लिखी, लेकिन उसे कोई पोस्ट नहीं किया गया, तो ये कोई अनुबंध नहीं है। और जहाँ प्रस्ताव के पास प्रस्तावित माल को अस्वीकार करने का उचित अवसर है और वो उसका लाभ उठाता है, तो वो स्वीकृति के बराबर होगा। प्रमुख मामला जो है काशी प्रसाद बनाम सजादी बेगम है। तो यहाँ पे देखो, कई मामलों के अंदर क्या होता है कि जैसे स्वीकृति है वहाँ पे मौन, मतलब बंदा चुपचाप रहता है, लेकिन वो प्रस्ताव का संकेत होता है कि बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे यहाँ पे केस में देखते हैं कि व्यक्ति ने अपना घर किराए पे दे दिया होता है, तो उसको बताता है कि अगले महीने से किराया बढ़ जाएगा, लेकिन इस नोटिस देने के बावजूद भी वो उस घर में रहता है, तो अब उसको जो बढ़ा हुआ किराया है वो देना पड़ेगा। और उसी तरह क्या होता है कि कई केसेस के अंदर जो बंदा जो है स्वीकृति नहीं देता, मौन रहता है, तो यहाँ पिछले लेन देन के कारण प्रस्तावकर्ता ने प्रस्तावित को ये समझने का कारण दिया कि उसने सहमति के प्रकटीकरण के रूप में चुप्पी का इरादा था, और प्रस्ताविक ऐसा समझता है कि उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये सही माना जाएगा। और उसी तरह क्या है कि जहाँ पे स्वीकृति अनुबंध के अधीन है, जहाँ पे कोई प्रस्ताव या स्वीकृति किसी निश्चित व्यक्ति के द्वारा अनुमोदन के अधीन पर मानी जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति की औपचारिक सहमति प्राप्त होने तक अगर वो व्यक्ति अपना एक्सेप्टेंस नहीं देता तब तक कोई अनुबंध नहीं होगा। उसके बाद अगर वो औपचारिक अपनी सहमति दे देता है तभी उसको एक्सेप्टेड माना, तभी उसको एग्रीमेंट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना।